हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास पे शुरुआत करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक वही है, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो वी हैव टू बी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन दैट रिस्पेक्ट। कल हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की प्रकृति, द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। एज यू नो दैट साइकोलॉजी का नेचर क्या है। तो बेटा जब आपसे कहेगा कि सुनील सर का नेचर क्या है, तो क्या जवाब आप देंगे? तो आपको सुनील सर का नेचर क्या है, यानी साइकोलॉजी का नेचर क्या है, इसके दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। सुनील सर एक व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। साइकोलॉजी मनुष्य से जुड़ा, मनुष्य के अध्ययन के लिए, उसके मन के अध्ययन के लिए, उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए, उसके तमाम गतिविधियों के अध्ययन के लिए, बदलते हुए गतिविधियों के अध्ययन के लिए एक विज्ञान है, एक विचारधारा है, एक शाखा है स्टडी की। तो कंटेंट कौन है? मनुष्य। कंटेंट कौन है? सुनील सर। और उसी पर ये एक विज्ञान है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो जब नेचर ऑफ सुनील सर की बात होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचेंगे? सुनील सर हैं क्या? एनिमेलिया। क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एनिमेलिया, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया। तो मैमेलिया है, स्तनपायी है, मेरुदंड वाले हैं, नहीं, चतुष्पदी या दो पदी हैं। तो मैमेलिया का सारा गुण निकालिएगा, एनिमेलिया का गुण निकालिएगा, वर्टिब्रेटा का गुण निकालिएगा, दो पदीय वाला का गुण निकालिएगा। हु इज फॉर फादर एंसेस्टर्स ऑफ सुनील सर? तो आप बंदर से, चिंपांजी से, उड़ांग से जोड़ेंगे और समय के साथ उसके व्यवहार के क्रम को संयोजित करेंगे। और उसके बाद जो जनरल साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की, वो आएगा। फिर उसके अल्टर साइकोलॉजी जो है वो आएगा। और धीरे धीरे कहेंगे ये सुनील सर का नेचर होना चाहिए, ये मनुष्य का नेचर है। अब मनुष्य ये कब का है? ये अति नूतन मानव है। कौन से युग का है? मॉडर्न युग का है, डिजिटल वर्ल्ड में है, ग्लोबल इकोनॉमी के वर्ल्ड में है, पूरी ग्लोबल कल्चर के बीच में है। ये अपना बैगन के भरते के साथ साथ पिज्ज़ा भी खाने वाला व्यक्ति है। तो देखा बेटा आपने, एक मनुष्य सुनील सर है क्या? पहले तो फिजिकल ऑर्डर पर देखें, अब उसमें भी मेल है या फीमेल, दोनों में क्या मूल फर्क है? जन्मभूमि कहाँ थी, कर्म भूमि कहाँ है, क्या नेचर होगा? स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजी पे आ जाएंगे आप। जनरल साइकोलॉजी से स्टार्ट करके स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजी पे आ जाएंगे नहीं। तो देखा बेटा आपने, सुनील सर क्या हैं? ये फिजिकल, मेंटल, ठीक है, सब ऑर्डर पे डेवलप होने के बाद तय होगा उनका नेचर क्या होगा। तो एक नेचुरल नेचर की बात होगी। अब इफ देयर इज सम म्यूटेशन, सम रिएक्शंस, तो सुनील सर कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम बात करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी, जो एक स्टडी सब्जेक्ट है, तो मनोविज्ञान का प्रकृति क्या होता है। तो प्रकृति जानने के लिए मनोविज्ञान की जड़ को देखेंगे ना, किस पर आधारित है वो देखेंगे ना। तो वो मनुष्य की गतिविधियों पर आधारित है, जानवरों पर भी है, पर हम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा तो फोकस्ड एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। तो मनुष्य के मनन, चिंतन, गतिविधि, क्रियात्मक तमाम व्यवहारिक क्रिया प्रतिक्रिया से जुड़े अध्ययन का जो एक विषय है वो है ये मनोविज्ञान। तो इसका नेचर तो मूल से ही जुड़ेगा ना। तो ये चीज है। लाइक दैट व्हेन द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का नेचर क्या है, व्हाट योर आंसर विल बी। यू हैव टू बी पिक्ड ऑन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप सीधा कहां जाएंगे? प्रस्तावना पर जाएंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। और वो पूरा आईना है, पूरा कुंजी है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे संविधान का। और फिर ये संविधान कब लिखा गया उस पर जाएंगे, किसने इसको रिसोर्स किया, कैसे रिसोर्स किया, क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम में, दुनिया में कौन सी संविधान थी। तो पूरा आप इंग्लैंड तक जाते हैं, 1935 संविधान पे जाते हैं, नेहरू रिपोर्ट पे जाते हैं,
तत्कालीन परिस्थिति पे जाते हैं, आने वाली परिस्थिति को देखते हैं, भारत की व्यवस्था कैसी है, कितने जाति, कितने धर्म, कितनी भाषा, कितने स्टेट, कितने रीजनैलिटी, तब जाकर के भारत का संविधान बनता है ताकि सबको सुख मिले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हमारे जो अल्पसंख्यक है उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। समझ में आई? तो कहने का मतलब ये भारत का संविधान है, ये भारत के संविधान की प्रकृति है, ये नेचर है। तो जैसे सुनील सर का नेचर, जैसे भारत के संविधान का नेचर के पीछे आपको क्या स्टडी करनी है, ठीक वैसे ही एक विषय के तौर पे मनोविज्ञान का क्या नेचर है ये हमें समझना चाहिए। तो जो मनुष्य का नेचर है वो है, मनुष्य के इतने सारे चरित्र हैं। अब देखिए ना, कृष्ण जो महाभारत में उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के तत्वाधान में अगर इसको देखें, जो युद्ध के भूमि में श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं ये देखो, ये तमाम मेरे ही रूप हैं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही भीष्म पितामह, मैं ही शिखंडी हूं, मैं ही द्रोणाचार्य हूं, मैं वटवृक्ष हूं तो मैं ये हूं, मैं ही तीर, मैं ही धनुष हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही मारा जाता हूं, नहीं मैं ही तीर चलाता हूं, मैं ही तीर खाता हूं, हम में तुम में हम हो, हम सब में समाया, सब हमसे समाया हुआ है, मेरे ही से तुम सब हो, हम तुम्हारे से ही बने हुए हैं। So this is the way of the nature. So same situation you have to be follow the human nature. There are numbers of aspects of human nature. आप देख रहे हैं कोरोना में कोई लोगों को दर्द बांट रहा है, नहीं लोगों का दर्द ले रहा है, कहते हैं शेयर विथ मी, उसको खाना देते हैं, बिस्किट देते हैं, भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, लत्ते देते हैं, पाँव में छाले पड़ गए कोरोना में, लोग पैदल चलते उसका इलाज करते हैं, और कोई उसी को लूट रहा है, कोई चाकू दिखा रहा है, कोई लूट रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई अपसेट हो गया है। समझिए मनुष्य के ये इतने सारे स्वभाव हैं, कैसे, क्यों, what was the reason, what is going on? So there are different sphere of the human nature. तो देखा आपने, तभी तो 29 प्रकार की साइकोलॉजी है। There are 29 types of psychology. We have to be read it अंडर द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। बहुत इजी है चीजों को समझना, बस स्टेप बाय स्टेप, कॉर्चे कॉर्चे, थोड़ा थोड़ा। साउथ इंडिया का शब्द है कॉर्चे कॉर्चे, यानी कुंजम कुंजम तमिलनाडु में, तो कुंजम कुंजम कॉर्चे कॉर्चे, ठीक है ना, शकलम शकलम, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, हौले हौले समझना है हमें। चलिए तो आप आइए। पहला तो ये मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। योर आंसर विल बी इट इज टोटली साइंटिफिक, टोटली साइंटिफिक, वैज्ञानिक, विज्ञानमयी, जो विज्ञान में ही है। विज्ञानमयी कहिए या वैज्ञानिक कहिए, एक ही बात है। समझ में आई बात बेटा? दिस इज द नेचर ऑफ आवर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी इज टोटली वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। But how we have to prove this is the scientific approach? क्या इतिहास साइंस है? No. क्या पॉलिटिक्स साइंस है? हाँ, पॉलिटिकल साइंस यही लिखा जाता है। जब मैं बेटा नेट पीजीटी टीजीटी वालों को, जिनके ऑप्शंस पॉलिटिकल साइंस हैं आईएएस पीसीएस में, उनके भी हम बैच चलाते हैं, और उस बैच में हम यही कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्यों है। पूरी की पूरी 50 पन्ने इसी फिलॉसफी पर गड़ी हुई है कि इट इज साइंस, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। नहीं, तो ये चीज़ है। बहुत लोग तो इकोनॉमिक्स को भी साइंस कहते हैं, पर नहीं माना गया है। कोरोना में क्या हो गया, मेथड बदल गया, ठीक है ना। साइंस 3 प्रकार के हैं, सॉरी इकोनॉमी, यू नो, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नहीं तो देखिए ना, तो साइंस तो एक पैटर्न पे चलता है, तो डिफरेंट पैटर्न है। सो देयर इज नो साइंस। History is not science. Whenever you want, you can change. Nowadays, the China is trying to be changed the total philosophy of history, and we are ready for that. Pursue it. So, history is not science, economy is not science, but the politics is science, political science. Because of that, the same similarities as psychology is a science. अब आइए, विज्ञान के रूप में आज सर्वमान्य रूप से मान्यता प्राप्त कर दी गई है कि साइकोलॉजी एक विज्ञान है, यानी यूनिवर्सली इट इज रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजी इज ए टोटली साइंस। बिल्कुल, साइंस में कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। यह हमारा शरीर पूरा कंपोनेंट से भरा हुआ है, ऑर्गन से भरा हुआ है। लीवर का एक पर्टिकुलर वर्क है, हमारी आर्टरीज और वेन्स का पर्टिकुलर वर्क है,
हमारे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पर्टिकुलर वर्क करता है, मेरे मसल्स का एक पर्टिकुलर वर्क है, बोन का वर्क बिल्कुल डिफाइन है, ब्रेन का वर्क डिफाइन है. All cells are in the combination, that's called the tissues, are defined to do work properly if the and all are concerned togetherly, attached with each other. The one is damaging, the another should be damaged in the coming time, in the course of time. So पूरा component से बने, just like a machine. So definitely it's a science, because यही तो सोचते हैं, ये चीज है, तो ध्यान रखना है. अब हमारा है ये कि अध्ययन सामग्री. अब हम हाउ टू प्रूव दैट द साइकोलॉजी इज ए साइंस. द फर्स्ट, देयर इज ए स्टडी मटेरियल. कहने का मतलब है जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आर साइंस, द सेम थ्योरी वी हैव टू अप्लाई फॉर साइकोलॉजी, ऑल्सो साइंस. But it is called the behavioral science, study of mind. नहीं, ये चीज है. जब हम दो पत्थर को टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी निकलती है. ठीक वैसे ही मनुष्य जब क्रिया और प्रतिक्रिया करता है तो एक व्यवहार तय होता है, एक व्यवहार निकलता है. तब न कहते हैं देखो ये अगर एक्शन लिया जाए तो इसका ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होगा तो ये फिर रिएक्ट किया जाएगा. यानी हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ना, ये चीज़ है. तो एक्शन, रिएक्शन और फिर सिंथेसाइजेशन होता है. तो नेचर है बिल्कुल. अब आइए, तो पहला तो है कि देयर आर स्टडी मटेरियल, यानी हमारे पास मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के बहुत सारे तर्क हैं. पहला, इट हैज स्टडी मटेरियल, इसका अपना अध्ययन सामग्री होता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भाषा को भाषा कहने के लिए उसका व्याकरण होना जरूरी है. किसी भाषा को भाषा कब कहते हैं, जब उसका अपना व्याकरण हो. नहीं तो ठीक वैसे. अगला ये फिर कहता है पूरी तरह से ये क्रमबद्ध है और सुव्यवस्थित होती है. बेटा क्रमबद्ध होना ये अलग चीज है, लेकिन सिक्वेंसली होना ये अलग बात है. क्रमबद्ध मतलब होता है क्या, अब स्कूल में देखते हैं कि सबसे छोटे बच्चे को आगे, सबसे लंबे बच्चे को पीछे खड़ा करते हैं ताकि सबका चेहरा भी दिखे, अंडरस्टैंडिंग भी हो, किसी को कोई डिस्टर्ब भी ना हो, और हमारी ड्रिल चलती रहती है. ठीक वैसे ही इसे समझने के लिए इनके जितने स्टडी मटेरियल्स हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से सुव्यवस्थित किया जा चुका है. तो ये एक क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ऑल स्टडी मटेरियल. तो एक तरह के स्टडी मटेरियल है वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, इट मीन्स सुव्यवस्थित है. तो एक तो पॉइंट ये हो गया. सो इट हैज स्टडी मटेरियल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन वेल मेंटेन ऑर्डर. अब आइए दूसरा कहता है सत्य की खोज पर यह बल देता है. द एवरी साइंस ऑलवेज ट्राइंग टू बी डिस्कवर एंड एस्टैब्लिश व्हाट इज truth behind this activities, behind this process, behind this object. साइंस में जैसे ग्लास के बारे में बताते हैं कि ग्लास है क्या, सत्य की तो खोज है. टुकड़े टुकड़े करके एटम से क्वार्क तक पहुंच गए और एक एक नैनो पार्टिकल्स तक पहुंच गए. नहीं, यही ना समझना चाहते हैं. इवन अध्यात्म में ही गॉड है या नहीं, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं. और वो गॉड के संदर्भ में एनर्जी को हम लोग आजकल परिभाषित करते हैं, और एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं ये भी जान गए हैं. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म. आप हम सब जानते हैं ट्रांसफॉर्म. तो ये चीज है. अब जैसे देखिए, तो सत्य की खोज, जैसे साइंस के विषय का एक बड़ा फीचर है कि उसमें क्या होता है, रिसर्च फॉर ट्रुथ, डिस्कवरी फॉर ट्रुथ. और ट्रुथ का मतलब ईश्वर की खोज नहीं है. इट इज नॉट द सर्च ऑफ गॉड, सर्च ऑफ ट्रुथ. व्हाट इज रियलिटी, दैट इज टोटली साइंटिफिक अप्रोच. एंड वी ऑल्सो गो थ्रू दिस. आप जानते हैं कोई आदमी क्राइम करता है तो ये क्राइम कौन करता है. अब हमें कसाब मिला, कसाब को पकड़ के फांसी पे चढ़ा देते, सब यही कह रहे थे ना, पर हमने क्यों उसको डिटेन किया.
क्यों रोका? खाना खिलाया, मुर्गा लो, मसामल लो, चिकन खाओ, खुश हो जाओ। उसके लिए भी वकील किया। सिर्फ हमें कसाब नहीं चाहिए था, वो जो क्रिमिनोलॉजिकल माइंड था, उस माइंड के पीछे कहां तक है सूत्र, वही ना ढूंढना था। क्या कर रहे थे? सत्य, व्हाट इज ट्रुथ, वी हैव टू बी सर्च्ड। यही है मनोविज्ञान। वहां भी क्रिमिनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तब पता चला उसके पीछे कौन कौन है। और एक 18 वर्ष का लड़का कैसे टेररिस्ट बना, ये भी तो देखा जाएगा ना। तभी तो हम देखते हैं हमारे कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते हैं, फिर भी हम उनको कुछ नहीं कहते और कोशिश करते कि वो सही रास्ते पर आ जाए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज वी स्टडी crime psychology. What is behind it, this psychology? So this is the way to understand the phenomena. Well, next. अब आइए, व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है इसमें, यानी संबंधित नियमों और सिद्धांतों की विवेचना होती है। कहने का मतलब है व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य की गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, जब वो एक ट्रेडिशनल ऑर्डर में चलता है तो कहते हैं इट्स लाइक ए बिहेव, ये तो उसका व्यवहार है, वो ऐसा ही है। मिस्टर मोदी का एक अलग व्यवहार है, अमित शाह का अलग व्यवहार है, हमारे मिस्टर राहुल गांधी जी का अलग व्यवहार है, सबका अलग अलग व्यवहार है ना। पर ओवरऑल मूल रूप से सबका व्यवहार मनुष्य जैसा है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति अनेक है। तो एक्चुअली सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन होता है, और व्यवहार के पीछे क्या रीजन है उसकी भी स्टडी होती है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर तथ्यों का अध्ययन होता है। व्हाट इज द फैक्ट्स दैट्स मस्ट बी स्टडीड। तो ये अब अगला पॉइंट आता है, काम करने का वैज्ञानिक ढंग। देखिए, काम करने का वैज्ञानिक ढंग का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जब कोई चीजों को हम एकदम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें। अब कहते हैं वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? तो देखिए, वैज्ञानिक तरीका का मतलब है पहले वॉच करो, किसी चीज को वॉच करो, यानी अवलोकन। आप भी देखिए, हम और आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं हर दिन। चौक चौराहे, कनॉट प्लेस जाइए, घर जाइए, गली जाइए, मोहल्ले जाइए, बाजार जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, एवरीवेयर, पिक्चर हॉल जाइए, वेर, हर जगह हमारी। और पता चला कि पान खा के थूकने की आदत हमने छोड़ी नहीं, थूकने की आदत छोड़ी नहीं, कहीं भी पेशाब करने की आदत छोड़ी नहीं। तो एक कॉमन व्यवहार समझ में आ जाता है कि हो ये। तो किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसे वॉच करना जरूरी है, अवलोकन करना जरूरी है। तो इसमें पहला क्या होता है, मनोविज्ञान में हर चीज का अवलोकन किया जाता है। कहेंगे कैसे? तो आप देखते हैं थॉर्नडाइक को, नहीं, थॉर्नडाइक साहब ने किस पे अवलोकन किया आपको भी मालूम है? नहीं, पावेल ने किस पे अवलोकन किया ये भी मालूम है। पावेल ने डॉग पे किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया। क्यों? ये आपको तो मालूम ही है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि किसने किस पर अध्ययन किया, तो एक अवलोकन ही किया ना, कि कबूतर क्या करता है, बिल्ली क्या करता है, चिंपांजी क्या करता है। नहीं, ये चीज तो अवलोकन है। अब आइए, दूसरा पॉइंट होता है अवलोकन के बाद, वो है हमारा कि निरीक्षण करना। निरीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पेक्शन। तो पहले हम वॉच करते हैं किसी चीज को, फिर इंस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा ये क्यों करता है, उसके आसपास का वातावरण क्या है। जैसे हम और आप, नॉट हम अपने बेटे के साथ सो रहे हैं, एसी चल रहा है और बच्चा कुछ देर के बाद बार बार पेशाब करने जाता है, तो समझ में आएगा ना कि एसी है, कूलिंग है, इसको ठंड लगती है, ठंड से पेशाब बढ़ती है। तो हमने वॉच किया, सेवरिंग उसको हो रही है, फिर पता चला इसलिए पेशाब बार बार जा रहा है। तो या तो एसी को बढ़ा करके 24-28 पे कर दें, या एसी कुछ देर के लिए बंद कर दें। नहीं, तो जब अवलोकन करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, एक्चुअली निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, परीक्षण करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। आज कोरोना मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, वैक्सीन कोरोना का बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पेशेंट का क्या कर रहे हैं, अवलोकन। उसके सारे सिम्टम्स को अवलोकन कर रहे हैं, फिर उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो तीसरा है निरीक्षण के बाद क्या है, परीक्षण। परीक्षण क्या है, टेस्ट।
देखिए ना, अब कितनी दवाइयाँ उसको दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। बाबा रामदेव 100 लोगों पर टेस्ट किए, अमेरिका में टेस्ट, ब्रिटेन में टेस्ट, इंडिया में टेस्ट, चंडीगढ़ पीजीआई में टेस्ट, हर जगह पेशेंट पे टेस्ट चल रहा है ना, निरीक्षण कर रहे हैं ना। तो देखा आपने, हमने अवलोकन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया। पहले वॉच किया, फिर इंस्पेक्ट किया, और फिर अब टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट चल रहा है ना, हर जगह टेस्ट ही चल रहा है। टेस्ट के कई लेवल होते हैं। चौथा जो शब्द है प्रयोग। प्रयोग मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। जब इसको हमने लैब में टेस्ट कर लिया तो अब एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसे हैं जो अब कोरोना के मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट लेवल पर ले आए। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंट में एक दर क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सक्सेस? इफ गो विल बी द 60-70%, दैट विल बी द वर्क विल बी कंसीडर कंप्लीटेड। तो देखिए बेटा, अवलोकन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, प्रयोग किया, तो प्रयोग तक आ गए। और इस तरह से देखें कि जब किसी विषय में अवलोकन का, निरीक्षण का, परीक्षण का, प्रयोग का संभावना वजूद है तो वह विज्ञान है। तो वह विज्ञान है। ये चीज अब आई, जब किसी व्यक्ति को आप देखिए बड़ा मानते हुए उसका बड़प्पन करिए, तो वो बहुत गरीब होते हुए भी आपको कुछ देगा। तो देखा मनुष्य का स्वभाव क्या है, ये पता चलता है। एक वैज्ञानिक मेथड ढूंढा गया। अक्सर हमारे कुछ ऐसे गुंडे तबके के लोग हैं, वो क्या करते हैं, मूंगफली वाले से 4 मूंगफली उठा ली, केले वाले से केला ले लिया, एप्पल वाले से एप्पल खाते हुए चले गए। ऐसा मैंने देखा है उत्तम नगर में, नजफगढ़ में, कई जगह पे। लेकिन अगर वही बोले भाई एक सेब दे दो, 2 मूंगफली लेना चाहता हूं, वो 2 नहीं 5 मूंगफली देगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि उसको आपने ये कह के मालिक वाला मामला फील करवा दिया। उसे लगा कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस ठेला, सेब, संतरा, मूंगफली, तो वो 2 दे देगा। नेचर है। तो ये सब साइकोलॉजिकल रीडिंग है। अब आइए, तो आपने देखा कि पहला मैंने कहा इस अपने स्टडी मटेरियल है, सीक्वेंस में मटेरियल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और वेल मेंटेन्ड है। दूसरा मैंने कहा इसमें सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इट इज फोर्स टू इन्वेंशन ऑफ ट्रुथ, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, एंड देन इट हैज नंबर ऑफ मेथड्स टू प्रोसेस, वॉच अवलोकन करना, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, फिर टेस्ट परीक्षण करना, फिर एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना, इम्प्लीमेंट करना। तो प्रयोग और एक्सपेरिमेंट हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, ये चीज। अब आइए, विज्ञान की तरह ही इसके 2 पहलू होते हैं। इसके स्वरूप ही वैज्ञानिक है। एक सिद्धांत होता है, एक व्यवहार होता है। सिद्धांत के अनुसार व्यवहार संचालित होता है। बात हमारी समझ आ रही है? सिद्धांत के अनुसार व्यवहार संचालित होता है। बिल्कुल, आपको भी मालूम है मशीन है, ये चीज होगा तो ये होगा। मशीन का भी तो एक सिद्धांत है ना। तो ये चीज है, अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो एनर्जी नहीं देगी, गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये चीज है। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक वैसे। अब आइए, तो एक तो ये क्या, अब हम देखें कि इसमें सिद्धांत भी है और प्रयोगात्मकता भी है। तो इसमें फंडामेंटलिज्म भी है और प्रैक्टिकलिटी भी है। तो प्रैक्टिकलिटी भी है और फंडामेंटलिज्म भी है। तो सिद्धांत भी है। सिद्धांत किस में तैयार होता है? जब वैज्ञानिक पद्धति हम तय कर देते हैं तो एक फंडामेंटलिज्म बन जाता है कि भाई इस विषय के ये सिद्धांत है। पॉलिटिकल साइंस भी हम पढ़ते हैं तो 2 पार्ट पढ़ते हैं ना, एक थॉट्स और एक पढ़ते हैं प्रैक्टिस। नहीं, यही तो पढ़ते हैं। अब थॉट्स कौन कौन से क्रिएट किए वो अलग बात है कि थिंकर के रूप में पढ़ते हैं, पर थॉट्स पढ़ते हैं, फिर क्रिएटिविटी उसकी पढ़ते हैं। तो हर चीज में उसी तरह से देखते हैं कि एक सिद्धांत बनता है, वैज्ञानिक खोज के बाद सिद्धांत बनता है, और सिद्धांत के अनुसार फिर प्रैक्टिकल करते हैं। साइंस में 9th 10th 11th 12th के बच्चे, कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे होते हैं? प्रैक्टिकल। मैनेजमेंट में भी सिद्धांत पढ़ाया जाता है। ये बंचिंग मॉडल है जी, ये ग्रेप्स मॉडल है जी, ये पैरेलल मॉडल है जी, ये वर्टिकल मॉडल है जी, ये लेटरल मॉडल है जी, और इस मॉडल के आधार पर काम करोगे तो रिजल्ट ये आएगा जी, तुम प्रैक्टिस करके देख लो। ये चीजें हैं। अब आइए आगे, तो हम ये कहते हैं सिद्धांतों को व्यवहार में, जीवन में उतारना मनोविज्ञान वैसे ही करता है जैसे
केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में है। तो बिल्कुल इट इज सिमिलैरिटी एज द साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ऐसे ही मनोविज्ञान भी है, ठीक है। तो सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, जीवन के उपयोगी बनाना, यही तो है देखा जाए तो। दिस इज द रियलिटी, तो ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करें। अब आगे समझिए, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। अब एक सवाल होता है, ठीक है, साइकोलॉजी विच टाइप ऑफ, ये ध्यान रखना। साइकोलॉजी जो है किस प्रकार का विज्ञान है, विच टाइप ऑफ दिस साइंस। तो ये देखते हैं, तो क्या कहते हैं, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ये तो हमने पढ़ लिया। तो क्या है, साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है, 3 पहलू हमने अभी बताया। इसके अपने स्टडी मटेरियल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वेल मेंटेन है। दूसरा मैंने क्या कहा, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ है। तीसरा मैंने क्या कहा बेटा, इसमें वो 4 स्टेज होते हैं, अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, बिल्कुल एज इट इज जैसे केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स में होता है। तो साइंस है, दैट इज क्लियर। अब है साइकोलॉजी, विच टाइप ऑफ साइंस। अब ये पूछ रहा है कि किस तरह का ये साइंस है। तो जरा देखिए, आप और हम तो जानते हैं ये व्यवहारिक विज्ञान है। तो जरा समझिए, किसी भी जीवधारी के व्यवहार का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। बेटा, किसी भी जीवधारी का उसके पर्यावरण के संदर्भ में उसकी क्रियाओं का अध्ययन करना व्यवहारिक विज्ञान का एक काम है। अभी मैंने आपको बताया और ये भी बता रहा हूं कि कोरोना एक ऐसा आया, युद्ध क्यों होने की स्थिति में है। जब जब आर्थिक मंदी आती है और अगर वो ग्लोबली आ गई तो युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं। हकीकत है। आप कहेंगे कैसे सर, बिल्कुल वैसे ही जब हम आप दाम्पत्य जीवन में कोई होता है, कहने का मतलब किसी का परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और परिवार में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार में मतलब कमी आ जाती है, थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर हो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस कर जाता है, और तुरंत हम अगर उस से जुड़े खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाते, या मजबूरी ऐसी है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बच्चों की स्टडी है, हेल्थ का इशू है, कुछ चीज़ें और भी हैं, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी देखिएगा दाम्पत्य जीवन में वाइफ हस्बैंड के बीच में छोटे छोटे झगड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। क्यों, पीछे एक आर्थिक पहलू है। बहुत कम ही लोग जो इस चीज़ को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं, वरना तनाव हो जाता है। समझ में आई हमारी बात। ठीक है, ऐसे वो साइंस की तरह दिखता है ना। तो वही चीज़ है कि ये हमारा जो है क्या है, तो किसी भी जीवधारी के व्यवहार का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन, तो ये एक बिहेवियरल होता है, नेचुरल साइंस है। अब समझ में आई बात। तो क्लियर हो गया ना कि मनोविज्ञान क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है। साइकोलॉजी इज नेचुरल साइंस, ये आपका क्लियर हुआ बेटा। ये क्या है, नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये भी आप समझ गए। क्यों, क्योंकि हमारा अध्ययन कौन कर रहा है, कंटेंट तो कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे तो किसके कंपेयर में, जिस देश के लिए बना है उस देश को पढ़ेंगे ना। तो उस देश का संदर्भ क्या है, ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, इकोनॉमी से है, सोसाइटी से है, ट्रेडिशन से है, उसकी जस्टिफिकेशंस वर्ल्ड से है, जुडिशियरी सिस्टम से है, सक्सेसर के रूल से है, उसका जो परंपरा है, आर्ट है, कल्चर है, उससे है, उसकी अपनी मोरालिटी से है, उसका जो विदेशों से संबंध सदियों से रहा पारंपरिक, उन सब के आधार पर न संविधान बनता है। तो कहते हैं दिस इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
appropriate constitution for our country, और उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जो हम बदल रहे होते हैं, हम बदल रहे होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग, देन वी हैव टू बी गो टू अमेंडमेंट इन दैट, एंड द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 104 टाइम। बात समझ आई? तो जब किसी भी जीवधारियों का उसके पर्यावरण के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से सिंक्रोनाइजेशनल वे में अगर अध्ययन होता है, तो वो क्या है? नेचुरल साइंस ही तो है। तो मनोविज्ञान क्या है? नेचुरल साइंस। तो इट इज ए नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है। एक पॉइंट। अब आइए, अब है मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। तो पहला आपने बेटा ये देखा, आज दूसरा पॉइंट आपने ये देखा, तीसरा आंसर ये निकल के आया, आंसर ये आया, और चौथा मैं लिख रहा हूं क्या, द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी का एरिया क्या है बेटा, ये बात होने वाली है कि साइकोलॉजी का एरिया क्या है। तो जरा गौर फरमाएंगे, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और यहां एरिया को स्कोप, एरिया स्कोप एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, अब इस पर बात करें कि क्या स्कोप है। तो बहुत सिंपल, सभी के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अवस्थाओं, सभी विशेष व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, इवन जन्म से पहले गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक, तमाम जब तक वो है, जब वो अप्रत्यक्ष है और जब वो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य जब वो माँ के कोख में पल रहा है, पर जाइगोटिंग उसकी हो चुकी है और वो एक जीव के रूप में है, लेकिन क्या है, पैरासाइटिक है, अपनी माँ पर फुल्ली डिपेंड है। लेकिन वो एक समय के बाद गर्भ में रहते हुए भी अपने आसपास के वातावरण से वो सिंक्रोनाइज कर रहा है, हमारी आपकी बातों को अंतर ध्यान कर रहा है। बात समझ में आई हमारी? कर रहा है। हमारे आपके जो आसपास फैले प्रदूषण है, या स्वच्छ हवा है, या पॉल्यूटेड एयर है, या कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, या हम जैसे बातचीत करते हैं, या हमारे सैद्धांतिक विचार ही गलत हैं, वो सब कुछ वो झेल रहा है या ग्रहण कर रहा है, सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है। माँ को तकलीफ है तो बच्चे को तकलीफ है, माँ को डायरिया है तो बच्चे को डायरिया होगा, माँ खुश आनंद है तो बच्चा खुश और आनंद है। माँ की हर तकलीफ से, हर सुख से बच्चा जुड़ा हुआ है। अर्थात अध्ययन वहीं से शुरू हो रहा है, उसके पूर्वज उससे जुड़े हुए, एंसेस्टर उससे जुड़े हुए, वर्तमान माँ उससे जुड़े हुए, पिता का वीर्य उसके जन्म में है और माँ का ओवल है, इन दोनों से मिलकर के वो बन रहा है। तो जेनेटिकली वो कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वो जुड़ा हुआ है और आगे चल करके परिवेश से जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमारा और आपका अध्ययन जब हम जाइगोटिक कंडीशन में आए तब से ही होता है और मृत्यु दम तक होता है। मरते दम तक हमारी कई एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज को हम अध्ययन करते हैं। तो देखा आपने कितना बड़ा स्कोप्स है, सो वेरी लार्ज स्कोप्स। तो सभी के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अवस्थाओं के समय विशेषों के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। दूसरा है, अब हमारा जो ये पूरा लाइफ है, अजन्मा और जन्मा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसमें हमारा चेतन भाव होता है, अचेतन भाव होता है या अवचेतन, और एक होता है अर्धचेतन भाव। तो अर्धचेतन मतलब हाफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, कल ही बताए थे, नहीं पता। हाफ कॉन्शियसनेस, अच्छा हाँ सुना है कहीं पर, क्या पता, ठीक से मालूम नहीं। कॉन्शियस, अरे यार ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें, ये होना, अब ये होगा, ये होगा, ये चीज़, ये मैंने कहा। तो ये तीनों अवस्थाओं का वो जिक्र नहीं, पूरा अध्ययन करता है। तो ये चीज़ें, और
फिर आता है कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य क्या है बेटा? आप भी जानते हैं कि जो मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं ये हमारा बाह्य पक्ष है, और अंदर में जो हमारा चिंतन मनोनयन चल रहा है जिसको मैं प्रकट नहीं कर रहा हूं वो हमारा क्या है? आंतरिक है। जैसे हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे हर व्यक्ति के दो पहलू हैं, और एक है आंतरिक, एक है बाह्य। हमारे अंतर आत्मा में कितनी सारे पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब चलता रहता है ना बेटा, और हमारी जो आत्मा और मन और दिमाग आपस में उलझा रहता है, नहीं, जिसको कहते हैं इंट्रो एस्पेक्ट्स, खुद से बातें करना, अंतरात्मा की आवाज सुनना, इंट्रा कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, नहीं, ये चीज़ है। तो इंट्रा कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम खुद आपस में बात करते हैं, कभी ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, कभी श्रद्धा कपूर अच्छी लगती है, कभी हेमा मालिनी, तो कभी लगता है कि संजय दत्त ऐसा है तो वो ऐसा है। देखते मनुष्य के अंदर में कितनी अच्छे बुरे भावनाएं चलती रहती हैं बेटा, लेकिन हमें प्रदर्शन क्या करना है, क्या बोलना है? मन में नहीं होता कि मन होता है कि फलाने को बहुत पीटे तो किसी को बहुत मारे, तो मन होता है किसी को बहुत गाली दे, होता रहता है ना मन में भावनाएं, वो तो मन चलता है। लेकिन बेटा जो व्यवहार करते हैं वो देखना होता है। मन में बहुत सारी घटनाएं, विकृतियां, स्वीकृतियां हैं, पर हमें ध्यान देना है व्यवहार पे, व्यवहार कुशलता पे। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो आंतरिकता है, जो बाह्य है, धरती के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, धरती के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और धरती के बाहर भी देखते हैं कि बेटा बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मायने रखता है, आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे हमारा डोमेस्टिक लॉ है, डोमेस्टिक बिहेव है, डोमेस्टिक पॉलिसीज है, और एक होता है एक्सटर्नल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, अंतर्राष्ट्रीय नीति। तो ये चीज़ें हैं। अब समझाई बात, तो ध्यान में रखना है। तो अब ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, सिद्धांत होता है तो व्यवहार होता है, ऐसे ही ज्ञान होता है, उसका होता है क्रियात्मक होता है, नॉलेज एंड विट। ज्ञानात्मक मतलब जो नॉलेज लेते हैं, और क्रियात्मक जो इस नॉलेज को व्यवहार में उतारते हैं। बेटा आप नॉलेज ले रहे हैं हमसे, लेकिन मैं आपको विट भी दे रहा हूं, अप्रोच भी दे रहा हूं, युक्ति भी दे रहा हूं, ठीक है। जब हम किताब पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 बार 4 पढ़ के, तो अपने आप नॉलेज और विट दोनों लेते हैं, ज्ञान और बुद्धि दोनों लेते हैं। लेकिन ज्ञान तुरंत लिया जा सकता है, बुद्धि व्यवहार से तय होता है, प्रैक्टिस से तय होता है। एक दिन में बुद्धि नहीं आती, कितने ठोकर खाने के बाद हमारे आपको बुद्धि आती है। तो ये चीज़ है। और बेटा कभी ऐसा होता है कि ज्ञान बुद्धि जल्दी आ जाती है तो हम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है, नॉलेज तो है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम समवेयर्स, तो वो बुद्धि होती है। जब बुद्धि आ जाएगी तो नॉलेज की ऐसी की तैसी हो जाती है बुद्धि से। जैसे कहते हैं ना कि 10 सेकंड में मैथ का सवाल, 5 सेकंड में रीजनिंग का सवाल, इंग्लिश का सवाल ऐसे करिए, जीएस को ऐसे याद करिए, ये ऐसे रिकॉल करिए, ऐसे उसको करिए। क्या मतलब है? ये बुद्धि की बात हो रही है। नॉलेज तो सबके पास है, पूरा आलमीरा आपके भी घर में आपकी किताबों से भरे होंगे, नहीं, जब चाहे पूरे बाजार खरीद के ला सकते हैं, पर उसको कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, कैसे लिंक जोड़ें, कैसे सिंक्रोनाइज करें, कैसे इतने सारे सामग्री को दिमाग में बैठाएं, एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी हो, दैट इज विट, दैट इज बुद्धि। तो नॉलेज बहुत के पास है, बुद्धि अलग। यही तो है बेटा ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज है, ज्ञान नॉलेज है। क्रियात्मक मतलब होता है यानी उस ज्ञान को कैसे व्यवहार में उतारे, इसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो याद रखना है, इसके भी 2 पहलू हैं, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, यानी नॉलेजेबल है और विटफुल है, ये चीज़ है। अब है भावात्मक। बिल्कुल इसके भावात्मक भी पहलू होते हैं, भावनाओं से भी लोग खेल लेते हैं और भावनाओं से लोग मिल भी लेते हैं एक दूसरे से। तभी तो कहता है गोदान में होरी, भावना वो सीमेंट है जो हमारे रिश्तों को जोड़े रखती है। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? अरे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर बेटा 1 कप चाय पीते चले जाओ। सुनते हैं, 1 पराठा तो खा के चले जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज है। तो ये भाव होता है जो आदमी को जोड़े रखता है। अब आइए आगे। सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा मनोविज्ञान में होती है। तो जो फंडामेंटलिज्म बढ़े हैं
जो प्रिंसिपल्स तय हुए हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल, फंडामेंटल तय हुए हैं, उसको व्यवहार में लाने के लिए भी अपने आप, क्योंकि विज्ञान है, सिद्धांत है तो व्यवहार है, ज्ञान है तो क्रियात्मक है, नहीं नॉलेज है तो विट है। तो ऐसे ही जो है, जो कुछ भी हमने सिद्धांत क्रियात्मक करने हैं वो व्यवहार में उतार देना है, और बिल्कुल मनोविज्ञान यही करता है। तभी तो स्कूल में देखते हैं टाइट शेड्यूल रखता है, डिसिप्लिन रखा जाता है। अगर हम ये सोचे कि भाई मेरा बेटा है, अगर इसको डांटूंगा मालूम क्या सोचेगा, सोचेगा क्या, मुझे मालूम है टीनेजर के बाद इसके विचार बदल जाएंगे, और तब वो आएगा मेरे पापा मुझे बड़े डिसिप्लिन में, संयम में रखे तो आज मैं बना। वो फिर हम और आप कहते हैं ना, और अगर हम आज ढिलाई इमोशनल हो जाए तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। नेचर है, याद रखिएगा। अब आइए विज्ञान, अब ये कितने क्षेत्र का है, तो एरियाज की बात हो रही है ना, स्कोप्स, तो नंबर ऑफ स्कोप्स, देयर आर 29 टाइप्स ऑफ स्कोप्स। तो स्कोप्स जो है बेटा वो देखा जाए तो क्या होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक के जीवन व्यवहार, तो बेटा गर्भ से लेकर मृत्यु तक के जीवन व्यवहार का अध्ययन ये है, ये हमें समझना ही होगा। अब आइए कितने तरह के हैं, तो देयर आर 29 स्कोप्स, एरिया, उनतीस प्रकार के। एक कहते हैं सामान्य मनोविज्ञान, ठीक है ना, फिर कहते हैं असामान्य मनोविज्ञान, फिर कहते हैं नैदानिक मनोविज्ञान। उस पर हम बात करें बेटा, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा करके बात करते हैं। देखिए सामान्य मनोविज्ञान, इसको आप क्या बोलेंगे, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी, फिर क्या हो जाएगा, असामान्य यानी एबनॉर्मल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। फिर क्या आएगा, नैदानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी आएगा। फिर क्या आएगा बेटा, शारीरिक मनोविज्ञान, ठीक है ना, तो फिजियोलॉजी। देखिए ये तो आगे 29 तक जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या है, सामान्य है, ये कैसा लगता है, तो ये आपको कॉमन नाउन की तरह लगता है, ये देखा जाए लाइक ए कॉमन नाउन की तरह लगता है। एबनॉर्मल आपको कैसा लगता है, तो लगता है जैसे म्यूटेशन जब होता है तो वैसा लगता है, म्यूटेशन। और बेटा क्लिनिकल है तो वो कैसा लगता है आपको, क्लिनिकल, हीलिंग, नहीं, हीलिंग लगता है। और ऐसे ही आपका आ जाता है अब शारीरिक मनोविज्ञान यानी फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी कैसा आपको दिखता है, अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजी आपका दिखेगा भौतिक, फिजिकल आपका ये, ठीक है। फिजिकल हमें दिखता है। अब उसी तरीके से अगला देखें तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सोशल, मनोवैज्ञानिक, तो सोशल, तो सोशल जो है ये है। और इसमें क्या देखेंगे सोशियो में, परस्पर, म्यूचुअल, म्यूचुअल बिहेव यहां दिखेगा। फिर आता है आपका औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल,
इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल को क्या आप दिखाएंगे? ग्रोथ, डेवलपमेंट या ग्रोथ, ग्रोथ को देखेंगे। फिर आपका क्या आएगा बेटा? अपराध मनोविज्ञान, क्राइम, क्राइम साइकोलॉजी। अब क्राइम साइकोलॉजी को क्या आप दिखाएंगे? तो इसको हम दिखाएंगे क्राइम साइकोलॉजी को अल्टर रिएक्टिव, इसे हम रिएक्टिव के सेंस में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे हैं। आज तो उतना संभव नहीं होगा, समय के साथ सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। पर देखिए बेटा, जब हम गाय पर अध्ययन करते हैं, सुअर पे अध्ययन करते हैं, हाथी पे अध्ययन करते हैं, हानी भी मधुमक्खी पे अध्ययन करते हैं, मनुष्य पे अध्ययन करते हैं, महिलाओं पर अध्ययन करते हैं, तो नहीं, मनुष्य पे अध्ययन। इकोनॉमी में देखते हैं, व्हेन द स्टडी ऑफ इंडस्ट्री, व्हेन द स्टडी ऑफ इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड मैक्रो। ठीक है, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी या व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है समष्टि, तो समष्टि, तो मैक्रो। स्टडी ऑफ इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमी। यानी किसी भी, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, जैसे पावर इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम कंपनी का इंडस्ट्री है, व्हेन वी हैव टू बी स्टडी, इकोनॉमी में बात कर रहा हूं, व्हेन वी हैव स्टडी ऑफ इंडस्ट्री इट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र। व्हेन वी हैव टू स्टडी a unit of a particular industry that is called the microeconomy, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक वैसे ही बेटा, जब हम कॉमन कोई चीज को अध्ययन करते हैं, मनुष्य जाति, चिंपांजी, बिल्ली, तो पता चलता है वो क्या है? जनरल साइकोलॉजी है, सामान्य मनोविज्ञान है। थॉर्नडाइक ने क्या किया, पावलोव ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया? स्किनर ने कबूतर पे और बताइए आपको, चूहों पर अध्ययन किया। तो ये चीजें हैं। बिल्ली पे किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, कोहलर और कहवा किसने किस पे किया? काफका और कोहलर चिंपांजी पे। तो देखा आपने, चिंपांजी का नेचर निकाल के दिया ना कि चिंपांजी का ये नेचर है, तो इसको क्या कहेंगे? जनरल साइकोलॉजी। लेकिन जनरल साइकोलॉजी में ये भी आएगा जो सामान्य नियम है, लेकिन अगर किसी को कष्ट में डाल दे तो वो कौन सी युक्ति निकालता है, ये मायने रखता है। ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा, तो एक होता है सामान्य, जिसमें सामान्य की चर्चा होती है, विशेष की नहीं होती, और संबंध सामान्य व्यक्तियों के सामान्य व्यवहार के निरूपण के लिए होता है। तो यही है कॉमन नाउन की तरह, ऐसे समझिए। असामान्य यानी परिस्थिति सामान्य नहीं है। कोरोना के समय में हमारा व्यवहार कैसे हुआ? अभी तक हम सब एक दूसरे के कितने अच्छे थे। कोरोना आने पर हमारी एक्चुअली पहचान होती है कि मुसीबत के समय में सब अपनी जान बचाता है। समझ में आई? मुसीबत के समय में अब देखिए लोग मर्डर एक दूसरे का कर रहे हैं, कितने लोग सुसाइड हो रहे हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बिहेव का पता चल रहा है। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, यह असामान्य स्थिति है कोरोना के समय में जो देख रहे हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य का जो मनोविचार है, व्यवहार है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कि कब वो एबनॉर्मल होता है। तो म्यूटेशन के टाइम में, या होता है जैसे कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग है, कोई आर्थिक रूप से तंग है, यानी विषम परिस्थिति ले लीजिए, तब देखिए उसका स्टडी करके, तो इसको आप कहते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है। अब आता है क्लिनिकल। तो कोई एबनॉर्मल है तो उसका इलाज होगा ना, क्लिनिकल होगा ना। तो इलाज हम कैसे करेंगे? कोई आदमी बहुत असंतुष्ट है तो उसका इलाज होता है। चाइना बहुत ही असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, उसके सेटिस्फैक्शन का जो तरीका है, जो सोच है, वो बहुत अलग है। वो हजारों को अनसेटिस्फाइड करेगा, 23 देशों को तो करेगा ही। तो क्या होगा? तो वही है कि उसको कैसे डील किया जाए। तो चाइना को जो डील किया जा रहा है, देख ही रहे हैं सब, उसे अब बांधने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है, यानी मनोविज्ञान के बाद ही शुरू होता है।
पहले हम एक साइकोलॉजी डेवलप कर ले तब ना क्लिनिकल होगा। पहले मुझे जान लीजिएगा तब ना मैं बीमार पड़ा तो मेरे इलाज को आप जानेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट बनता है इसमें, नागरिक व्याधियों से युक्त असामान्य व्यवहार सामान्य बनाने के लिए होता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ट्रबल आ गया है, अल्टर बिहेव कर रहा है, तो उसको फिर कैसे सामान्य किया जाए, तो सामान्य बनाने के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है इस प्रकार मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। दोज स्टूडेंट्स, दोज साइकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दीज आर कंसिडर्ड व्हाट, यू कैन अंडरस्टैंड, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत है ना, जो हमें कंसल्टेंट करते हैं, बेटा मत सुसाइड करो, क्यों करते हो, क्यों डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में जाते हैं तो हमें जाना होता है ना साइकियाट्रिस्ट के पास, ये है आपका। तो इसी को कहते हैं उपचारात्मक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उपचारात्मक मनोविज्ञान। और एक शारीरिक मनोविज्ञान है, तो ये व्यवहार और शारीरिक रचना, यानी हमारा जो शरीर है उससे जो हमारा व्यवहार बनता है, ये मतलब है। जैसे बेटा कोई रोटी खा के बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छा स्वाद लगा संपूर्ण, लेकिन कोई रोटी खाते ही थूक देता है, तो उस रोटी में गेहूं के अलावा कुछ तो ऐसा होगा, कोई कंकर, कोई पत्थर, या तीता, या मीठा, या कुछ तो होगा, या आटा बासी हो गया होगा, उसको बनाया गया होगा। देखा आपने? ठीक वैसे ही हमारे शरीर स्वस्थ है तो हमारा एक पर्टिकुलर बिहेव है, पर हमारा शरीर अगर अस्वस्थ है तो हमारे मन को भी अस्वस्थ करेगा और हमारा बिहेव बदल जाएगा। आज कोरोना हमारे शरीर को ही नहीं, मन को भी अस्वस्थ कर रहा है, क्योंकि शरीर है तो मन है ना। कुछ बहुत ही फिजिकल चीजें हैं, एयर, डिफरेंट गैसेस, वाटर, फिजिकल चीजें हैं, लेकिन ये जब पीते हैं, जैसे गर्मी से आते हैं और पानी पीते हैं एक ग्लास, क्या फीलिंग आती है, लगता है हा। पसीना से तरबतर एसी में आते हैं तो क्या फीलिंग्स आती है, चेंजेस। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो हमारा फिजियोलॉजी है वो हमारे मेंटोलॉजी पर, मेंटल पर इफेक्ट करता है और उसके बाद हमारे व्यवहार को बदलता है। आई एम सेइंग दिस थिंग्स। तो आज इतना ही रखिए, कल का समय थोड़ा हम परिवर्तित करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो कल भी आपका है फ्री क्लास है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू।